हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। जिसने नहीं देखा चेकआउट दैट लेक्चर, उसके बाद आज का लेक्चर देखना। बाकी एक बार मैं सारा रिकॉल करवा देती हूँ। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इंडिकेटर्स के बारे में, पीएच और उसके एप्लीकेशंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्ट्स के बारे में, नेचर के बारे में, क्लोर एल्कली प्रोसेस और कंपाउंड्स जितने भी हैं, और क्रिस्टलाइजेशन एंड पीओपी वाला। लास्ट लेक्चर का एक बार निचोड़ आपके सामने है वीडियो में। वो क्या है, हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स क्या है? अ डाई दैट चेंजेस कलर, जो अपना कलर चेंज करते हैं एसिड्स में या बेस में। फिर उसके अलावा हमने क्या पढ़े थे, कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने लिटमस पढ़ा था। लिटमस में आपके दो आते हैं, ब्लू और रेड। एसिड जो होगा वो किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू टू रेड में, और बेस किस में करेगा, रेड टू ब्लू में। आपको मैंने हिंट के साथ लर्न करवाया था बी से बी से याद रखा था कि बेस में बी आता है, ब्लू में भी बी आता है, तो आप एक याद कर सकते हो, बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। ऑपोजिटिवली जो दूसरा हो जाएगा आपका एसिड, ब्लू टू रेड। फिर हमने टर्मरिक पढ़ा था कि जो एसिड में होता है ये येलो कलर का ही रहता है, और बेस में हमने रेडिश ब्राउन पढ़ा था जब हमने कल की क्लास में पूरा का पूरा टेबल करा था। सो डेफिनेटली मैं आपको पहले तो यही कहूँगी कि वो कल वाली जो आपकी वीडियो है उसको चेकआउट करो, उसमें एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमने बेसिकली ये दो कवर किए थे। आज मैं आपके साथ और दो लेके आई हूँ, ये भी आपको पता होने चाहिए। चाइना रोज एंड रेड कैबेज। जो चाइना रोज होता है वो आपका लाइट पिंक कलर का होता है, रेड कैबेज आपका रेड कलर का ही होगा। चाइना रोज जो एसिड है तो वो डार्क पिंक आपको दिखेगा, अगर कोई बेस चीज है तो वो आपको उसमें वो ग्रीन कलर का दिखेगा। वही रेड कैबेज एसिड में रेड रहेगा एंड बेस में आपका ग्रीन रहेगा। तो आपने ये भी दो पॉइंट्स लर्न रखने हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स आ जाओ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था, जो ऑरेंज कलर का था, एसिड में रेड रहता था और बेस में जाके येलो हो जाता था। ये हमने कल पढ़ लिया था। फिनोल्फिथिलीन हमने देखा था, कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस ही रहता है और बेस में ये क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। उसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये आपके सिंथेटिक हो गए। यही दो हमने पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन इन द प्रीवियस लेक्चर। नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो आपका बताया गया कि कौन से कलर का होता है, कि कैसे आप हिंट ले सकते हो। जो आपका एसिड होता है, अगर आप ये पीएच का डायग्राम देखते हो तो ये आपका न्यूट्रल होता है, ग्रीन कलर। जो ग्रीन के आसपास है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, न्यूट्रल। तो मतलब अगर कोई चीज ग्रीन कलर की है, यू कैन प्रिडिक्ट इट एज अ न्यूट्रल, नॉट ऑलवेज, सिर्फ प्रिडिक्शन की बात की गई है। और अगर रेड, येलो, ऑरेंज की कैटेगरी में आता है तो वो मतलब आपका क्या है, एसिड है। और अगर वही ब्लू, पर्पल और वॉयलेट की कैटेगरी में जाता है, दैट मीन्स इट इज योर बेस। सो इट इज योर इंडिकेटर हाउ यू कैन चेक इट इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। क्लियर? आई डोंट नो कि आपको पिक्चर ऐसे ही दिख रही होगी जैसे मेरे को दिख रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई साइड दैट sorry, your number going from 0 to 7, it is 0 to 4, it is coming like, it is seeing like red है, orange है, then yellow है, then green change हो रहा है, then आपका blue आ रहा है, purple आ रहा है, violet आ रहा है। मेरे को ऐसे ही शो हो रहा है, अगर आपको ऐसे शो हो रहा है then very good। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले रेड आता है, इसलिए रेड मतलब बहुत एसिडिक है, 0 लेवल से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका शिफ्ट करते करते ऑरेंजेस आ जाते हैं, देन आपका येलो आ जाता है, यहाँ पर आपका ग्रीन होना शुरू हो जाता है, दैट इंडिकेट्स इट इज न्यूट्रल। फिर आपका लाइट ब्लू शुरू हो जाता है, देन इट्स गोइंग टू बी योर पर्पल एंड लास्ट वन इज योर वॉयलेट। तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो दैट इट इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। नेक्स्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच के लिए मैंने आपको बता ही दिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच वैल्यूज, अगर आपकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है देन इट इज एसिड, 7 आती है देन इट इज न्यूट्रल, मोर देन 7 आती है इट इज योर बेस। यहाँ पे आपका बहुत कम वैल्यूज है, मीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन आपका वीक एसिड आ जाता है। यहाँ पे वैल्यूज 7 आ गई मतलब आपका न्यूट्रल आ गया। फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ है, मतलब यहाँ पे वीक बेस बोलेंगे। सबसे मैक्सिमम है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ऐसे जाएंगे तो आपका एसिडिक लेवल, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और राइट जाने पे योर बेसिक नेचर विल इंक्रीज और मीन्स योर अल्कलाइन नेचर विल इंक्रीज। फिर
बाकी मैं आपको H पॉजिटिव और OH का कंसेप्ट आपको बताऊंगी अभी, क्योंकि हम PDF भी NCERT की पढ़ रहे थे। NCERT की PDF से हमने लास्ट लेक्चर में ये हमारा बेसिक कवर कर लिया था, उसके बाद ये एक्टिविटी कवर कर ली थी, एक्टिविटी 2.2 कवर कर ली थी। आज हमने हाउ एसिड्स एंड बेसिस आर रिएक्ट ये कवर करना है, उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स एंड ऑल कवर करने हैं। ये हमने करने हैं आज के लेक्चर में, जितना हो पाएगा उतना आज के लेक्चर में करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। जब पीएच आपका एनसीईआरटी में आएगा उस टाइम हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे ये पीएच चेंज होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है, ये सारा हम उस लेक्चर में कवर करेंगे जब हम एनसीईआरटी की बुक से पीएच वाले लेवल क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, टॉपिक पे अब स्टार्ट करते हैं। हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। इसमें मैं एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यहाँ पे ये वाला टॉपिक आ जाएगा आपका, हाउ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। चलो, जैसे आएगा वैसे हम कवर कर लेंगे। इट इज़ बेसिकली सेकेंड PDF इज़ योर रिकॉल वीडियो ऑफ कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने हमारी मेन सीरीज का जो नाम है वो है एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन 1-to-1 लाइन विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का जो भी क्वेश्चन है अंदर आता है उसका मैं डिटेल्ड आंसर देती हूँ आपको, सो दैट अगर आपके पास बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एक्टिविटी कुछ भी ऐसे आ जाए जो आपको नहीं पता, वो आप इजीली आंसर कर सको। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.3, जो हमारी एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ वो है। चलो, सबसे पहले ये एक्टिविटी आपने टीचर के असिस्टेंस में करनी है, मतलब उनकी प्रेजेंस में करनी है। अपरेटस सेट कर लो, यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, H2SO4, हमने रिकॉल किया भी था लास्ट लेक्चर में। सल्फ्यूरिक एसिड इज योर H2SO4। इसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया और जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। हाँ, ये देखो, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं। ठीक है, वट डू यू ऑब्जर्व ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स। हमने क्या ऑब्जर्व करा जिंक ग्रेन्यूल्स पे, तो आपने चैप्टर 1 में, वैसे मैंने अभी चैप्टर 1 पोस्ट नहीं किया, आई विल पोस्ट चैप्टर 1 ऑल्सो। चैप्टर 1 में अगर आपका ध्यान होगा, जिसने चैप्टर 1 प्रिपेयर किया हुआ उसको पता है सेम एक्टिविटी हमने चैप्टर 1 में भी की थी, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। आई थिंक इट इज़ इन लाइक एक्टिविटी 4th and 5th होगी आपकी, एक बार आप रिकॉल कर लेना। तो क्वेश्चन है आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। उस एक्टिविटी में भी आपने ऐसे देखा था ना, ये बबल्स शुरू हो जाते हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नोट करते जाओ, अपनी बुक उठा के बैठो, जब वीडियो देख रहे हो अपना पेंसिल उठा के बैठो, साइड बाय साइड नोट कर लो। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, दैट हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। कहाँ पे, जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद है पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू अ सोप सोल्यूशन। अब जो आपको गैस मिली, इसको हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोप का सोल्यूशन। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ स्पेशली सोप का सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पास कर दिया इसको। वाई बबल्स फॉर्म्ड, उसके बाद है वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। आप यहाँ पे भी देख रहे हो सोप सोल्यूशन में भी क्या हो रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं, सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, सोप बबल्स हो रहे हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस फिल हो चुकी है, आर फॉर्म्ड। अब हमने यहाँ पे बर्निंग कैंडल ले ली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ इसमें, दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद द पॉप साउंड। क्या ऑब्जर्व हुआ, आप देख सकते हो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गिविंग विद योर पॉप साउंड। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी इन द पिक्चर। सारी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है इन्होंने। पहली वाली, यहाँ हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो गए, फिर यहाँ सो बबल्स फिल्ड विद द हाइड्रोजन, ये आपका वाई बबल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस भर गई तो उसके बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए। फिर क्या ऑब्जर्व किया, जब कैंडल के पास लेके गए तो यहाँ पे आपको पॉप साउंड आनी शुरू हो गई। अब उन्होंने कहा है सेम एक्टिविटी को आप रिपीट करो, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अब आप क्या ले लो,
एक सेकेंड, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अब आप HCl ले लो, HNO3 ले लो, CH3OH ले लो, फिर बताओ ऑब्जर्वेशन सेम आएगी या अलग आएगी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा, दैट बबल्स कम आउट विग्रेसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने बबल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, मोर द बबल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बबल्स उनमें ज़्यादा जल्दी बनेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो वीक एसिड होगा उसमें बबल्स कम बनेंगे, कम रिएक्ट होंगे, कम फॉर्म होंगे। सो जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद वीक एसिड। जिंक वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है लाइक एसिडिक, बट गैस इज फॉर्म्ड स्लोली। कि अगर मैं एसिडिक, जैसे ये तो हमें पता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपने एसिड वाले चैप्टर में आगे वैसे हम पढ़ेंगे भी। अभी जो मैंने PDF आपको ओपन की थी उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, HNO3 आ जाता है, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जल्दी जल्दी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन बनेगी और पॉप साउंड आती रहेंगी। बट वही अगर एसिटिक एसिड देखें तो ये वीक एसिड होता है, इसमें भी फॉर्म होंगे बबल्स, बट जो इसमें गैस फॉर्म होगी वो स्लो होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इन बोथ cases that bubbles came out but fastly in the strong acids and slowly in the weak acids. क्लियर, आप इस तरीके से लिख सकते हो, रिकॉल करके दोबारा लिख लेना जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया। उसके बाद है नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन। आपने मेटल को नोट कर लिया, डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एटम। मेटल ने क्या करा, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड, और हमें एक कंपाउंड दे दिया जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। जैसे Zn था, इसमें हमने क्या डाला था, H2SO4 डाला था, ये डाला था हमने अभी रिएक्शन में। Zn में हमने H2SO4 डाला, जब इसको सॉल्व करा तो Zn के पास क्या चला गया, ZnSO4 के साथ चला गया क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दी। तो उन्होंने ये कहा यहाँ पे एसिड कौन है हमारा, H2SO4, मेटल कौन है हमारा, जिंक। सॉल्ट कौन सा फॉर्म हुआ, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस कौन सी इवॉल्व हुई, H2। तो मतलब जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। क्लियर, तो ये समराइज था। समराइज में क्या देखा हमने, दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व। क्लियर, नाउ नेक्स्ट is activity 2.4. Now take a pieces of zinc granules in the test tube. Again हमने zinc granules लेनी है टेस्ट ट्यूब में। Now add 2 ml of sodium hydroxide. अब हमने एसिड की जगह उसमें क्या डाला, बेस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कल हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, वो हमने डाला। एंड वार्म द कंटेंट्स, और कंटेंट्स को गर्म करना शुरू करा। रिपीट द टेस्ट, दोबारा इस एक्टिविटी को करा एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी। तो इसमें हमें क्या मिला कि जब जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें भी हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और यहाँ पे जो बना दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 की फॉर्मेशन हुई अलोंग विद द हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। मतलब इसमें भी हमारी हाइड्रोजन गैस निकली। However, such reactions are not possible with all the metals. ज़रूरी नहीं है ये reaction सभी के साथ possible हो, but yeah, whenever a metal react with either acid or base, then hydrogen gas is evolved along with the formation of salt. मतलब जब भी acid metal के साथ, जब metal acid के साथ या metal base के साथ react करेगा तो आपके पास salt की formation होगी और साथ के साथ hydrogen gas evolve होगी। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। एक और एक्टिविटी कर ही लेते हैं ये वाला टॉपिक ताकि थोड़ा चैप्टर जल्दी खत्म हो। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। कैसे कोई मेटल कार्बोनेट का जर्नल फॉर्मूला आपका क्या होगा, M2CO3। ये आपका मेटल कार्बोनेट का जर्नल, जो भी आप मेटल लोगे उस हिसाब से M की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आपका मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपका MHCO3, ये आपका जर्नल फॉर्मूला होता है। आई एम जस्ट राइटिंग द जर्नल फॉर्मूला। अगर हम मेटल सोडियम ले रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, यहाँ पे भी सोडियम आ जाएगा। बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आप मेटल लोगे देन यू विल गेट दैट थिंग। क्लियर,
नाउ सी द एक्टिविटी 2.5। एक 2 टेस्ट ट्यूब, हमने इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को ए का नाम दे दो और एक को क्या दे दो, बी का नाम दे दो। टेक 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला Na2CO3 है, 0.5 ग्राम लेना है। एंड 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी में लेना। एक बार मेटल कार्बोनेट लेना है, एक बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। एड 2 ml ऑफ डिल्यूट एसिड टू बोथ। पहली वाली में भी आपने एसिड डालना है, दूसरी वाली में भी आपने एसिड डालना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, बट चलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। ये आपकी इसकी ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। नेक्स्ट है पास द गैस। उसके बाद आपने रिएक्शन भी लिख रही है, ये देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, मैं आपको रिएक्शन भी करवाती हूँ, बट अभी आगे कर लेते हैं। नाउ पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। अब जो आपकी गैस प्रोड्यूस हुई है कौन सी हुई है, CO2, उसको आपने लाइम वाटर आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 पास करोगे एज शोन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपके वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे CaCO3 के, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास की। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल टेक्स प्लेस। क्लियर। अब रिएक्शन देख लेते हैं। चलो देखो, पहले हमने लिया HCl डाला किसमें, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट में, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट में हमारा NaCl की फॉर्मेशन होगी। जो आपका Na2CO3 था, एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जब भी कार्बोनेट्स आ जाएं, चाहे मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। कार्बोनेट्स में आपने क्या याद रखना है, CO2 निकलेगा ही निकलेगा। तो हमने पहले तो CO2 निकाल दिया, इधर से एक ऑक्सीजन बच गया, इधर से आपका H बच गया, मतलब H और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्ट सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl सॉल्ट बना लेगा, तो NaCl हमें मिल जाएगा। सिमिलरली NaHCO3 में और HCl में भी क्या होगा, NaCl के साथ रिएक्ट होके NaCl बन जाएगा, H और O रिएक्ट होके वाटर बन जाएंगे, एंड CO निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब इसमें भी हमारा सेम ही फॉर्मेशन होगा, बस फ़र्क क्या है, फर्स्ट वाले में आपने Na2CO3 कार्बोनेट वाले में आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl की फॉर्मेशन हुई, यहाँ आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl की फॉर्मेशन हुई। द ओनली डिफरेंस इज दिस। क्लियर। फिर हमने जो फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुई थी, इसको किस में पास कराया था, लाइम वाटर में। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन CaOH ट्वाइस। यहाँ हमने पास कराई CaOH ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमारी क्या फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई, जिसको हम मार्बल लाइम वाटर भी लाइम वाटर कह दिया। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया, इसको क्या बोलते थे, जस्ट अगर किसी को रिकॉल आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट बाकी आगे जो वीडियो देखेगा उसको पता लग जाए। बाकी अगर मेरे को रिकॉल आता है ड्यूरिंग द लेक्चर, देन आई विल टेल यू ड्यूरिंग द लेक्चर कि अगर मेरे को याद आ जाता क्या था। कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम होता है लाइमस्टोन, या याद आ गया, लाइमस्टोन। लाइम वाटर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से पास होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन बोलते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ लाइमस्टोन इज फॉर्म्ड। फिर अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दे, मतलब अब CaCO3 बन गया ना, CaCO3 में एक्सेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दे, तो हमें क्या फॉर्मेशन हो जाता है, CaHCO3 ट्वाइस, जो वाटर में सोल्यूबल होती है। तो मतलब हमारे पास लाइम स्टॉक, चॉक, मार्बल, ये डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसको लाइमस्टोन से भी बोल देते हैं, चॉक भी बोल देते हैं, मार्बल भी बोल देते हैं। ऑल मेटल एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो समराइज के लिए, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड में रिएक्ट होगा, एक हमें सॉल्ट मिलेगा, दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और तीसरा वाटर की फॉर्मेशन होगी। होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इतना रिकॉल कर लो। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख लो।
और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट पार्ट आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।